सो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर आपने नीट और जेईई एग्जामिनेशंस के लिए कैसे करना है और किन किन खास बातों पे ध्यान देना है। कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर उसको अपलोड किया और रात में उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपके पास अपलोड किए और उम्मीद है आप इनका बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठा पाएंगे। आज बारी है सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में क्या क्या करना है ये इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। जो बात कहें ध्यान से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, पॉइंट नोट्स कर लेना और रात में वहां हम उसके बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेंगे सॉलिड स्टेट के। तो आइए सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपको ये कुछ फार्मूले ध्यान रख लेने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या फार्मूला होगा, लैटिस पॉइंट कितने होंगे, वॉल्यूम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, नंबर ऑफ सेकंड नेबर, नंबर ऑफ सेकंड नेबर, ये जरूर इनका नंबर आपको रटना है, याद करना है। सेकंड नेबर डिस्टेंस क्या होगी, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपने यहां से जरूर नोट करके चैप्टर की शुरुआत में ही याद कर लीजिए। सॉलिड जैसा कि हम जानते हैं एक ऐसी चीज, एक ऐसी सब्सटेंस, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है। 2 तरह के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस। आप अच्छे से जानते हैं जहां पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन है, जहां रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है उसे अमरफस कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल का यहां पर होता है और ये स्लो कूलिंग से फॉर्म होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है उसे हम अमरफस सॉलिड के नाम से जानते हैं। ऐसा साथ के साथ याद रखना है। यहां डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है अमरफस सॉलिड, यहां डेफिनेट और रेगुलर है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। अमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी पहचाना जाता है। तो शुरुआत से ही डेफिनेशन के यूज टू रहना है आपने। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं जिसे आइसोट्रॉपी कहते हैं और रैपिड कूलिंग के जरिए इनको बनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं, बाकी सारा का सारा हम नहीं पढ़ने को कह रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर कर लेने हैं साथ के साथ। अमरफस में कुछ रेगुलर अरेंजमेंट हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइट्स के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलाइट्स कहाँ मिलते हैं? अमरफस के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट किसका डेफिनेट नहीं होता? अमरफस के अंदर, एटसेट्रा। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, मेटालिक, डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सभी आयनिक सॉलिड। उसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड में हम जान पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं। एटम के मिलने से कोवेलेंट सॉलिड फॉर्म होता है और कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो मेनली आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अगर रिपीटिंग यूनिट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, एटम है तो एटॉमिक, आयन है तो आयनिक। और अगर आपके पास मेटल या एलॉय है तो उसे हम मेटालिक सॉलिड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। मेटालिक सॉलिड के अंदर उसको रखा जाएगा। जितने मेटल हैं, जितने भी एलॉय हैं, सभी मेटालिक सॉलिड कहलाए जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड किस कैटेगरी के हैं, एटसेट्रा, ये आना चाहिए। इसके बाद अब बारी आएगी नेक्स्ट कंसेप्ट। टाइप ऑफ सॉलिड हम जान चुके हैं, कितने तरह के हैं, क्या हैं, एटसेट्रा। अब बात करेंगे हम यूनिट सेल की कि यूनिट सेल कितने टाइप की हैं, किसे कहते हैं, एटसेट्रा। देखिए यूनिट सेल वो छोटा ज्योमेट्रिक पोर्शन जो बार बार रिपीट होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। हम देख सकते हैं एक ऐसी क्यूब बार बार रिपीट होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है
इस छोटी क्यूब को हम यूनिट सेल कहेंगे और इस बड़े बने हुए स्ट्रक्चर को लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो स्पेस लैटिस 3 डायमेंशन, प्लेनर भी हो सकता है वो 2 डायमेंशन में, और ये 3 डायमेंशन और यूनिट सेल स्मॉल रिपीटिंग ज्योमेट्रिकल यूनिट, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। इस तरीके से आप यूनिट सेल याद रख सकते हैं। कई तरह की होती हैं, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, पैरेललोग्राम, रोम्बिक, उसी तरह से उनके लैटिस का नाम भी वहां पे रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज, अब ये चीज आपको रटनी है, ये चीज याद करनी है कि क्यूबिक के अंदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यूनिट सेल के पैरामीटर a, b, c एटसेट्रा, इनकी वैल्यू क्या है, कितना बॉन्ड एंगल है, क्या एग्जाम्पल है, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक वगैरह, ये यहां से आपको लर्न करना होगा। और एक और चीज याद करनी होगी, मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल अरेंजमेंट इनमें से कौन सा है, कौन सी यूनिट सेल है, वो भी यहां से लर्न करना होगा। इसके अलावा इनकी डिफरेंट शेप वो तो हो ही चुकी है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, इन पे इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो इसी पोर्शन पे, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना, याद करना, इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यूनिट सेल 3 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, कैसे भी हो सकती है, और ये तो शायद आपको याद ही होगा, कितने कॉर्नर, कितने फेसेस, कितने एज सेंटर, कितने बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल वगैरह। जिस भी रूम में बैठ के आप ये टेस्ट दे रहे हैं, उस रूम को एक यूनिट सेल मान लें और उसमें कितने कॉर्नर हैं, कितने फेसेस हैं, कितने एज सेंटर हैं, साथ के साथ काउंट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके अलावा कितने टाइप की यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव, सिंपल, जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी, फेस सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे, एंड फेस सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ 2 एंड फेसेस पे, या तो फ्रंट और बैक फेस, किन्हीं 2 एंड फेसेस, इन्हें अल्टरनेट फेस भी कहा जाता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल की शेप दी गई है, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक वगैरह। ये एक डिफरेंट, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रहनी चाहिए, भाई इस तरह की सेल होती हैं एटसेट्रा, क्या है क्या नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक का मतलब किसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसे रैंक ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। इसको फाइंड आउट करने का मेथड सिंपल बोर्ड के न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड इनटू कंट्रीब्यूशन। कौन सी साइट ऑक्यूपाइड है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। सिंपल यूनिट सेल हमें मालूम हो, सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर ऑक्यूपाई होते हैं, तो 8 कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो रैंक कितना आएगा 1। बॉडी सेंटर में कॉर्नर और बॉडी सेंटर, कॉर्नर 8 इंटू 1/8, बॉडी सेंटर 1 इंटू 1, इस तरह से इसका रैंक 2 और फेस सेंटर का रैंक 4 रहेगा। आप यहां से ये रैंक वगैरह याद रख सकते हैं। फिर अगली चीज है सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट याद रखना, 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां आपको टोटल सिमेट्री एलिमेंट याद रखने हैं। ये याद रहे ना रहे कि ये कहां है, ये बॉडी सेंटर पे है, बॉडी डायगोनल पे है कहां नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है कि टोटल आपके पास कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं, कितने सिमेट्री एलिमेंट हैं, ये याद रखना। टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट आपके पास होंगे, वो याद रखना। कोई लोकेशन वगैरह जानने की यहां मल्टीपल चॉइस में याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर याद रखने की जरूरत होगी आपको। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और इस टेबल को ध्यान में रख लें कि नियरेस्ट नेबर कितने हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने हैं, ये आपको याद करना है। ये चीजें, ये जो वक्त है जब एग्जाम आने वाला है, चाहे वो जेई एडवांस का बच्चा है, चाहे नीट के में अपीयर होने वाला स्टूडेंट है, उन्हें इन चीजों को, टारगेटेड चीजों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा इन फार्मूलों को याद रखना है। रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ, बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर क्या है, सिंपल क्या है,
इनको याद रखना है क्योंकि किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा आपने डेंसिटी के बेसिस पे सभी न्यूमेरिकल कर डालने हैं। डेंसिटी के फार्मूले में ये एज लेंथ है, एवोगैड्रो नंबर है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास, रैंक ऑफ द यूनिट सेल, इन सभी चीजों के बेसिस पे आपने याद करना है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 12th 201718 देखेंगे तो सॉलिड स्टेट के डिटेल्ड लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन लेक्चर का लिंक देंगे ताकि अगर आप इनके बारे में डिटेल में और न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें तो उनको देख के आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आगे आपको एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, और हर एक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है। सिंपल का कितना है, बॉडी सेंटर का कितना है, फेस सेंटर का कितना है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, याद रखना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे जहां हमने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको सीख पाएंगे। फिर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। फर्स्ट लेयर में क्या अरेंजमेंट है, 2 तरह का। कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, हेक्सागोनल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, एम्प्टी स्पेस कम होता है। ट्रायंगुलर वॉइड आता है। ऐसे ही सेकंड लेयर के पार्टिकल कैसे रखे जाएंगे, सेकंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर प्लेस किए जाएंगे, जहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2 तरह के वॉइड अपीयर होंगे। आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या रेडियाई है वगैरह, ऐसी सारी चीजें याद रखनी है। अब भूलेगा नहीं, ऑलरेडी वीडियो इसके बारे में पहले अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहेगा। थर्ड लेयर में पार्टिकल 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। अगर पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं इसे एचसीपी अरेंजमेंट कहा जाता है, और अगर पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आता है तो इसे हम सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। परसेंटेज कवर्ड स्पेस दोनों में सेम होगा, एचसीपी और एफसीसी में 74%, 26%। एक और लेस एफिशिएंट अरेंजमेंट होता है जिसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, बीसीसी। वहां कवर्ड स्पेस 68% होगा, या 74% याद रखना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इस अरेंजमेंट में कितना है, 12 का। ये भी ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन हो चुका है, तो वहां से याद रखिएगा। बीसीसी में परसेंटेज स्पेस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको लर्न करने की जरूरत होगी। इसके बाद आपको टोटल एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए। ट्रायंगुलर वॉइड कहां होता है, सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक वॉइड किसे कहते हैं, एटसेट्रा। और यूनिट सेल में वॉइड की लोकेशन क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एच सेंटर एंड बॉडी सेंटर, और टेट्राहेड्रल 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, ये यहां से याद रखें। रेडियाई का फार्मूला रटना है आपको, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल रटना है, और इसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं एक एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लें, आपके लिए बेटर रहेगा। वॉइड्स की रेडियाई की एक रेंज होती है, आप रेंज बेशक से ना याद करें, डायरेक्ट भी याद कर लें, वो भी आपके लिए एनफ रहेगा, बहुत रहेगा। रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन रेडियस रेशियो कहा जाता है। रेडियस रेशियो अगर हमें पता हो, हम कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ सॉलिड बता सकते हैं। इस तरह की टेबल भी आपने याद करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। NaCl का अरेंजमेंट, NaCl का अरेंजमेंट हम ऑलरेडी वीडियो में सिखा चुके हैं। आपने ये याद रखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, पार्टिकल कहां कहां है, क्लोराइड कहां है, सोडियम कहां है, कितनी फार्मूला यूनिट है, ये सभी चीजें यहां से याद करनी है। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, यहां क्लोरीन कॉर्नर पे, सीजियम बॉडी सेंटर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एटसेट्रा। इस तरह की चीजें इसमें भी आपको लर्न करनी है, याद करनी है। और Z की वैल्यू क्या होगी ये आपको याद होना चाहिए। हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे बदल सकते हैं आपको ये भी याद करना है। प्रेशर बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। क्वेश्चन आ जाए इस स्ट्रक्चर को इसमें कैसे बदल सकते हैं, बाय प्रेशर, इसको कैसे बदल सकते हैं, बाय टेम्परेचर, याद रखेंगे। फिर उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होता है, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक इसे कहा जाता है,
जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटसेट्रा, ऑलरेडी वीडियोस में अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। खास तौर पे ये एग्जाम्पल रटने हैं, याद करने हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जहां जरूरत लगती है वीडियो को रोकें, स्क्रीनशॉट लें और उसका अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एक्सपेक्टेड टू शो मैग्नेटिज्म बट शो जीरो मैग्नेटिज्म। उम्मीद की जाती है मैग्नेटिक होंगे लेकिन नहीं होते। ऐसे ही फेरी मैग्नेटिक, एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिक कहा जाता है। तो मैग्नेटिज्म में जो जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, इनके कॉज, कारण क्या हैं, सभी चीजें याद करनी होंगी एक साथ। नाउ इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पोलर क्रिस्टल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हीट अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेशर ऑन पोलर क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज ड्यू टू द हीट, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्जाम्पल मस्ट हैं कि इनका इस्तेमाल माइक्रोफोन, स्पीकर, पिकअप रिकॉर्डर वगैरह में होता है या नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये यहां से याद रखने की जरूरत होगी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंटली पोलराइज्ड क्रिस्टल जो हमेशा पीजो और पायरो इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, उन्हें फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के नाम से पहचाना जाएगा, कहा जाएगा, एटसेट्रा। अमरफस सॉलिड बताया था, इन्हें हम सुपर कूल लिक्विड, सूडो सॉलिड भी कहते हैं, और ये जहां अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता उन्हें अमरफस सॉलिड कहा जाता है। रैपिड कूलिंग से बनता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड स्लो कूलिंग से बनता है, इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। ना इसके बाद डिफेक्ट्स। डिफेक्ट आपके पास स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ये आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है, इसके लिए मैं प्रेफरेबली यही कहूंगा। सॉलिड का लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस में डिफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, डेंसिटी का क्या इफेक्ट है, किस तरह का सॉलिड कौन सा डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और कहां पर किस डिफेक्ट में एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनते हैं, एटसेट्रा। इस तरह का पोर्शन लर्न करना है। अब यहां कुछ चीजें मैं आपसे कहूंगा एक्स्ट्रा कि आप कम से कम FeO का स्ट्रक्चर, Fe2O3 का स्ट्रक्चर, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये कुछ याद करने के स्ट्रक्चर हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। और एक छोटी सी चीज, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, सिंपल इक्वेशन याद कीजिए, एक आध क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत रहेगा। तो सॉलिड स्टेट को किस तरह से करना चाहिए, कैसे नहीं, ये मैंने अभी आपको यहां पर एक फास्ट रिवीजन मेथड के अंदर बताया। बाकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज मैंने कहा कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 12th 2017-18 के अंदर ये डिटेल्ड वीडियो दिए गए हैं, वहां पर आप एक एक वीडियो को 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, आप देख के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और भूलेगा नहीं, आज में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS का एक टेस्ट अपलोड करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जो भी जवाब हो, जो भी आंसर हो, उन्हें सेंड करने की कोशिश करना। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहिए, तैयारी करनी ही चाहिए, और ये जो आपका चांस है मिस ना करें, और इस चांस को मैक्सिमम बेनिफिट के साथ अवेल करें। ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।